तो भाई अगले एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर ब्योंग चान अपने 9 साल पहले के एक्सपीरियंस को बता रहा होता है हम सभी को, जिसमें जहाँ पर वह चश्मे बंदे ने ब्योंग चान को एक नोट पकड़ाया होता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक सुसाइड नोट होता है। जिसे देखने के बाद तो वह मोटा बंदा भी घबरा जाता है। वह कहता है कि क्या यह तो एक सुसाइड नोट है, आखिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, इसे हमें क्यों दिया है तुमने। ब्योंग चान सारी बातों को समझ जाता है। वह कहता है नहीं, और वह चश्मे से बंदा अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है हाँ, अगर वह तुम्हारी बातों को नहीं माने तो तुम्हें इसका यूज करना होगा और हमें इतना आगे जाना पड़ सकता है। मोटा बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब इससे, अगर वह नहीं माने तो, अगर वह नहीं मानेगा तो तुम उसे टपका ही दोगे क्या। वह चश्मे से कहता है तुम पागल हो, हमें बस उसे डराना है ताकि वह स्कूल से ड्रॉप आउट लेकर कहीं दूर चला जाए और कहीं दूसरी जगह पर जाकर छुप जाए। ब्योंग चान समझ गई ना तुम्हें। ब्योंग चान भी उसकी बातों को सुनकर शांत हो जाता है और वह बंदा कहता है तो यह भी मेक श्योर करना कि तुम इसकी इंस्टा आईडी को डिलीट कर दो और साथ ही साथ उसके फ़ोन को भी। जहाँ पर कुछ टाइम बाद ब्योंग चान सीजन को धमका रहा होता है और वह कहता है सीजन चीज़ों को इतना कठिन मत बनाओ, या तो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लो या फिर यहीं से गिर कर टपक जाओ। बेचारा सीजन बहुत ही मासूम सा डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। तो ब्योंग चान भी उसे दूर झटक देता है और वहीं पर एक पिलर से रस्सियों के साथ बांध देता है और कहता है मैं तुम्हें सुबह तक का टाइम देता हूँ, ध्यान से सोचना इस बारे में। जहाँ पर पूरी रात ब्योंग चान उसे सीजन को वहीं पिलर के साथ बांध कर छोड़ जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ पर कोई आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही टकला बंदा होता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्योंग चान उसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास आ चुका होता है। वह जब अंदर आता है और अपने सामने के नज़ारे को देखता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह अपने सामने जिस चीज़ को देखता है उसके ऊपर तो उसकी अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा होता, क्योंकि वह वहाँ पर देखता है कि सीजन टपक चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह वहाँ से डरकर भाग जाता है। इस इंसिडेंट के होने के 2 सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लैक कार में कोई सड़क के किनारे खड़ा होता है जिसके अंदर वही चश्मिश बंदा और जो ब्योंग चान होता है वह चश्मिश बंदा कहता है तो तुम कह रहे हो कि तुमने उसकी अस्थियों को भी देखा है। लेकिन बेचारा ब्योंग चान सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रोमेटाइज हो चुका होता है, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और वह चश्मे बंदा कहता है यहाँ पर 2 सप्ताह हो चुके हैं और यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि जैंग सीजन सच में टपक चुका है जैसा कि तुमने कहा और उसके पागल फादर ने स्कूल में एब्सेंस का फाइल डाली है। ब्योंग चान भी घबराते हुए कहता है हाँ हाँ यही सही है और वह चश्मे बंदा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुमने तो चेक कर लिया लेकिन मैं भी जाऊंगा और चेक करूंगा सारी चीज़ों को, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितने भी रुपए रखे हैं उन सभी को लेकर यहाँ से जा सकते हो। ब्योंग चान भी कहता है क्या यह ठीक रहेगा, अगर तुम इन रुपयों को यहाँ से नहीं ले जाओगे तो चीज़ें और भी ख़राब हो जाएंगी और अगर चीज़ें बाद में जाकर ख़राब हुई तो तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हें कम से कम अपने छोटे भाई के लिए तो ऐसा करना ही होगा जो कि अपने ड्रीम्स को सेरिम आर्ट हाई स्कूल में जाकर ही पूरा कर सकता है, जिसके लिए चाहिए होगी काफ़ी सारे रुपए। जिसकी बातों को सुनकर ब्योंग चान बेचारे पर भी कोई भी रास्ता नहीं होता और वह भी रुपयों को एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ब्योंग चान को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए कहता है मुझे इस प्लान को वहीं पर रोक देना चाहिए था। जहाँ पर वह मोटा बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम फकिंग बास्टर्ड, तुम अब इन चीज़ों को अब कह रहे हो जब तुमने सारे रुपए हड़प लिए हैं। जिसकी बात को सुनकर तो वह भी शांत हो जाता है। हे जी स्योंग मिन, तुम तो कह रहे थे कि जैंग सीजन मारा जा चुका है और तुमने अपनी आंखों से चेक किया है, क्या अब तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जी स्योंग मिन यानी कि वह चश्मे वाला बंदा कहता है हाँ। मोटा बंदा भड़क जाता है, कहता क्या सिर्फ हाँ, मैं तुम्हारी तरफ जितना ज़्यादा घूर कर देखता हूँ तुम उतने ज़्यादा ही अजीब लगते हो। मुझे नहीं पता आखिरकार तुम में एक भावनाओं की कमी है या फिर तुम्हें डेंजर का कोई सेंस ही नहीं है। ब्योंग चान भी कहता है हाँ यह सही है। जी स्योंग मिन तुम यहाँ पर सबसे अजीब बंदे हो। जी स्योंग मिन भी पूछता है आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तब ब्योंग चान कहता है पहले जब तुमने कहा था कि जैंग सीजन पहले ही ख़त्म हो चुका है और अब तुम कह रहे हो कि वह फिर से जिंदा होकर वापस आ चुका है, लेकिन इन बातों को कहते टाइम तुम्हारे चेहरे पर तो कोई भी एक्सप्रेशन है ही नहीं, तुम्हें कोई रिएक्ट करना ही नहीं है। जिस बात को सुनकर तो वह भी शांत हो जाता है और कहता है पहले जब इस अनकॉन्शियस जैंग सीजन को वहाँ से ले गया था वह पर्सन और बाद में उसी पर्सन को वह जैंग सीजन टपका हुआ पाया और फिर उसी पर्सन ने अपने काम की काफ़ी बड़ी अमाउंट में मनी लिया, तो क्या वह पर्सन तुम नहीं थे जो ब्योंग चान।
जो व्यंगचान भी चिल्लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, हमने ये सारा काम साथ मिलकर किया था। चश्मिश बंदा भी कहता है, मुझे पक्के तौर पर पता है कि मैंने तुमसे पहले भी ये बात की थी। जिस पल तुम रुपयों को हाथ लगाओगे उसी पल से जो भी काम होगा खराब, तुम्हें उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसकी ऐसी डरावनी बातों को सुनकर मोटा वाला बंदा भी सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, वाह जी स्योंग मिन तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। क्या इसका शुरुआत से ही यही प्लान था कि वह आगे चलकर अगर कुछ भी खराब हो तो उस सारी खराब गड़बड़ी को जो व्यंग चान के सिर पर डाल देगा। जो व्यंग चान भी कहता है, उस टाइम पर मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं रुपयों के आगे अंधा हो चुका था, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मोटा वाला बंदा भी कहता है, आखिरकार अब तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो व्यंग चान। जहाँ पर ब्योंग चान कहता है, उस बारे में सोचो, मुझे पक्के तौर पर पता है कि मैंने जंग सीजन को करली तरीके से बांध कर रखा था, लेकिन अगले दिन जब मैं वहाँ पर आया तो उसकी रस्सियाँ ढीली पड़ी थी और वह फ्लोर पर गिरा पड़ा था। मोटा वाला बंदा भी कहता है, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम भूल चुके हो कि तुमने उसे टाइट से बांधा था या ढीले से, प्लस तुमने यह भी तो नहीं देखा था अच्छी तरीके से क्योंकि वहाँ पर अंधेरा हो रखा था। ऐसा भी तो हो सकता है तुमने उसे लूज बांधा हो। और वह चश्मिश बंदा भी कहता है, आखिरकार अब तुम क्या कहने का कोशिश कर रहे हो। जो व्यंग चान भी अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, यह तुम दोनों का ही तो प्लान था कि हमें जैंग सीजन को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, और शायद से यही तुम्हारा प्लान था कि जो भी कुछ गड़बड़ होगी तो उसे मेरे सिर पर डाल देंगे तुम। मोटा वाला बंदा भी परेशान हो जाता है, कहता है, क्या ये इस बास्टर्ड का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। और ब्योंग चान कहता है, और मोटे तुम्हारा ही तो प्लान था कि उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। और हाँ चश्मिश, तुम लाए थे ना सुसाइड नोट को, ताकि इस सारे माजरे को एक सेल्फ हार्म केस की तरह दिखाया जाए। चश्मिश वाला बंदा भी कहता है, इसे दिखावे के लिए नहीं, मैं तो बल्कि धमकाने के लिए लाया था उसे। जिस बात को सुनकर उन दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है और वह बंदा मुस्कुराता है, हाँ मैं देख सकता हूँ तुम जैसी पोजीशन में हो इस टाइम पर तुम ऐसा ही देख सकते हो, लेकिन तुम जानते हो अगर किसी को मारना इतना ही आसान होता तो तुम अब तक किसी न किसी मुर्दा घर में पड़े होते। जिसकी बात को सुनकर ब्योंग चान भी घबरा जाता है। वह कहता है, अब तुम ऐसी बेकार की बातों को कर रहे हो तुम बास्टर्ड। मोटा वाला बंदा भी उन्हें संभालते हुए कहता है, हम सेम बोट पर हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए बल्कि इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। अभी हमारे पास यह प्रॉब्लम है कि जैंग सीजन अभी तक मरा नहीं है। वेट, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि वह मरा नहीं है? अरे नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वह मरना चाहिए था या नहीं मरना चाहिए था। जिसकी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात को सुनकर वह चश्मे वाला बंदा भी कहता है, हे तुम इडियट, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आता, अगर वह नहीं मरा तो हम तीनों मारे जाएंगे उसके हाथों से। और यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में चिंता करता हूँ, तुम्हारे दोनों हाथ, क्या यह कारस्तानी उस जैंग सीजन की है? जिसकी बात को सुनकर तो वह भी कुछ नहीं कहता। मोटा कहता है, तुम्हारा मतलब है कि इसके दोनों हाथों को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि जैंग सीजन है? वह भी कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आखिरकार अगर ऐसा काम जैंग सीजन ने नहीं किया होता तो यह इतने अनजान हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज क्यों करवाता चोरी छुपे। ब्योंग चान भी कहता है, हाँ ऐसा ही है, मेरे हाथों को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि जैंग सीजन है। मोटा वाला बंदे को तो यकीन नहीं हो रहा होता। वह कहता है, यह तो आज के दिन का सबसे अच्छा जोक है मेरे लिए। ब्योंगचांग आगे बताता है कि जैसे वह मूव करता है, जैसे वह फाइट करता है, मुझे तो नहीं लगता हम जिस जैंग सीजन को जानते थे वह वाला जैंग सीजन है। और उसने मुझे बताया भी था कि उसे एनेसीमिया है, यानी कि भूलने की बीमारी है। चश्मिश वाला बंदा भी कहता है, क्या एनेसीमिया? क्या तुम सच कह रहे हो वह सच का जैंग सीजन है? ब्योंगचान कहता है, हाँ मैं पक्के तौर पर श्योर हूँ। मोटा वाला बंदा भड़क जाता है और कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा गया और अब तुम कह रहे हो कि उसे एनेसीमिया है, मतलब कि भूलने की बीमारी। ब्योंगचान भी उल्टा चिल्लाते हुए कहता है, तुम भी तो बिग बास्टर्ड हो। और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वह चश्मिश बंदा शांत होकर सोचने लगता है। जहाँ पर लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मोटा वाला बंदा तो कहता है, बास्टर्ड तुम चुप नहीं होगे तो मैं तुम्हारे दोनों टांगों को भी तोड़ दूंगा। और वह अपने हाथ को भी बढ़ा लेता है उसकी टांगों को तोड़ने के लिए, लेकिन तभी जी स्योंग मिन उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, हे मोटे, अगर तुम में इतनी ही एनर्जी बची हुई है तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम जैंग सीजन का ध्यान रखो। जिसकी बात को सुनकर मोटा बंदा भी हैरान हो जाता है। कहता है कि हमें फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास एफ में टीचर सभी को बताता है क्लास एफ के सभी मेंबर्स सरवाइव कर चुके हैं। जिसकी बात को सुनकर सारी क्लास काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जिन के साथ उसकी पूरी टीम बैठी होती है।
कुछ टाइम बाद गाहुन भी अपने खाने की प्लेट को लेकर उनके साथ आ जाती है बैठने खाने के लिए। लेकिन जब जिन की नज़र उसकी प्लेट की तरफ जाती है तो वह देखता है कि उसकी प्लेट में ज़्यादा खाना होता नहीं, बहुत कम खाना होता है। जहाँ पर बोंग जूनो खाना खाते हुए कहता है, आज खाने का टेस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यह तो एकदम हनी जैसा लग रहा है। लेकिन तभी उसे क्लैप करने का साउंड सुनाई देता है, जहाँ पर वह देखता है जिन ताली बजा रहा होता है। जहाँ पर गाहुन कहती है, जेंग सीजन अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ पर जिन कहता है, हमारी पूरी क्लास बोंग जूनो के ड्रोन की वजह से बच चुकी है, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ इस टाइम पर। जिसकी बात सुनकर जूनो भी खुश हो जाता है। डूहो भी कहता है, ड्रोन ही ड्रोन नहीं बल्कि बोंग जूनो ने भी काफी काम किया है इसमें। और सभी बोंग जूनो के लिए तालियां बजाने लगते हैं। बोंग जूनो भी कहता है, अरे भाई रुक जाओ, पूरे कैफेटेरिया में ऐसी क्रिंज हरकतें मत करो। यह तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपनी वीडियो में पूरे मेंबर्स का आना जरूरी है, नहीं तो यह वीडियो भी फेल हो जाती। और वैसे भी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, बोंग जेंग सीजन और गाहुन ने जो परफॉर्मेंस दी थी वह सच में लाजवाब थी। जहाँ पर जेंग सीजन गाहुन की तरफ देखते हुए हंस रहा होता है, गाहुन भी कहते हैं, अरे मेरी तरफ देखकर ऐसा मत हंसो। जहाँ पर वे सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से कोई उन पर नजर रख रहा होता है और ये और कहीं नहीं बल्कि वही मोटा बंदा होता है जो कहता है, नहीं डैम इट, यह तो सच में जेंग सीजन है। क्या सच में ब्योंग चान ने जो कहा था वह ठीक था? यह सच में एनीसीमिया से ग्रसित है, मतलब कि भूलने की बीमारी हो चुकी है इसे। क्योंकि जैसा मैं देख सकता हूँ, पहले जेंग सीजन ऐसे लड़कों के साथ नहीं घूमता था, ना ही ऐसे ग्रुप में रहता था। तभी वह अपने फोन की तरफ देखता है जिस पर जीन स्योंग मिन का मैसेज आया होता है और उसने जेंग सीजन का ध्यान रखने के लिए कहा होता है, मतलब टपकाने के लिए। जहाँ पर इस मैसेज को देखने के बाद तो वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, ये कमीना जी स्योंग मिन अंततः अपने हाथों को एकदम साफ रखना चाहता है और यहाँ पर मुझे फंसा देगा ये। फिर हमें गाहुन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर के सामने खड़ी होकर उस स्टोर के अंदर देख रही होती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वह अपनी क्लास में होती है और अपने फ़ोन पर कुछ वीडियो देख रही होती है और वह वीडियो और कुछ नहीं बल्कि ड्राइंग की होती है, जिसमें एक बंदा ड्राइंग करना सिखा रहा होता है। तभी उसके पेट में भी गुड़ गुड़ होने लगती है, उसे भी भूख लगने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने कोई हॉट डॉग लाकर रख देता है। जहाँ पर जिनवी कहता है, हे गाहुन, मैंने देखा था कि तुमने ज़्यादा कुछ खाना खाया नहीं था, तुम्हें भूख लगी होगी, इसे खा लो। गाहुन भी कहती है, मुझे भूख नहीं है, तुम खा सकते हो इसे। लेकिन हमारा जिन मानने वाला कहाँ था? वह कहता है, अरे ऐसे नखरे मत करो, तुम्हें इसे खा लेना चाहिए, खा लो इसे। गाहुन चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही खाना है, आखिरकार तुम क्या खाओगे फिर? तभी जिन कहता है, अरे चिंता मत करो, मेरे पास बहुत है इसे। जहाँ पर जिन को देखने के बाद उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पर पास्ट में भी वह काफ़ी ज़्यादा भूखी होती है और एक स्टोर के पास देख रही होती है। उसे भी काफ़ी सारी चीज़ें खाने का मन होता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे खिलाती थी शुरुआत से ही, जिस वजह से अपनी मम्मी के डर से वह कुछ नहीं लेती। लेकिन तभी कोई उसके सामने वही हॉट डॉग ला रख देता है और वह एक छोटा सा लड़का होता है। वह कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहती हो? ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है, तुम इसे खा सकती हो। यह एक लड़का होता है। वह भी सोचती है, आखिरकार मेरे मन में उसकी याद क्यों आई थी। जहाँ पर वह देखती है कि जिन काफी आराम से मजे के साथ उन हॉट डॉग को खा रहा होता है। हॉट डॉग है या आइसक्रीम है भाई, मुझे भी नहीं पता चल रहा। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, शाम हो चुकी होती है और वह मोटा बंदा इस टाइम पर भी काफी ज्यादा परेशान होता है, डैम इट, और याद करता है अपनी पुरानी बातों को। जहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, चेयरमैन इसे देखो, ये साफ सफाई में और काम करने में काफी ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर सोफे के ऊपर एक चेयरमैन नाम का बंदा बैठा होता है, चेयरमैन ही होता है। उनकी उस मीटिंग को पीछे से वही छोटा वाला मोटा बंदा देख रहा होता है। जहाँ पर मोटे बंदे के पीछे वही जी स्योंग मिन और वह टकला बंदा आ जाता है, जो कि टकला बंदा कहता है, वह जो सामने है वह तुम्हारे डैड है ना? तो आज से हम एक दूसरे को काफी बार देखने वाले हैं। तभी वह टकला बंदा इशारा करता है और मोटे बंदे से कहता है, यहाँ पर आओ, आज से तुम्हारे डैड मेरे फादर के डॉग हैं, तो फिर आखिरकार तुम्हें भी मेरा डॉग बनना होगा। जिसकी बात को सुनकर तो वह भी डर जाता है, लेकिन उसके पास भी कोई चॉइस नहीं होती है। वह भी झुक कर सलाम करने लगता है उसे और वह बंदा कहता है, तो अब मुझे भौंक कर दिखाओ। और उन ईविल सी पुरानी यादों को याद करने के बाद वह और भी डर जाता है और सोचता है, क्या सच में मुझे उस मेथड का यूज़ करना होगा। जहाँ पर हमें एक अलग ही एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटे बंदे ने एक दूसरे बंदे को कॉल किया होता है और ये कुछ गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं जो कि तोड़ा फाड़ी कर रहे होते हैं। वह बंदा भी कहता है, यंग मास्टर मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो मुझे बाद में फ़ोन करने लेना प्लीज़। मोटा बंदा भी कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, प्लीज़ मेरे फादर को बताना है, मतलब इसके बारे में। वह बंदा कहता है, क्या ऐसा क्या काम है जो कि बॉस को बिना बताए करना है? तो ठीक है, अगर कोई ऐसा काम है जो बिना बताए करना है तो सच में उसकी प्राइस भी बड़ी होनी चाहिए
और बड़ी प्राइस देनी होगी तुम्हें। फिर हमें एक बुचर शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही गैंगस्टर टाइप बंदा आ चुका होता है। जहाँ शॉप ओनर कहता है तो तुम आ चुके हो, वह बंदा कहता है क्या वह अंदर है, और वह उस शॉप के अंदर वाले स्टोरेज रूम में जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने काम को कर रहा होता है, वुचर वाले यानी कि कसाई वाले काम को, और सच में काफी ज्यादा डरावना भी लग रहा होता है। और वह गैंगस्टर कहता है आखिरकार तुम कैसे हो, वुचर जेंग वाई, और हमारे जेंग सीजन की फोटो उस वुचर को देता है। और वह बंदा कहता है देखो तो सही, यह जॉब काफी ज्यादा इजी है, तुम इसे काफी आसानी से कर सकते हो, आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। वह बंदा भी कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे लिए कोई अलग परेशानी खड़ी मत करना। वह बंदा कहता है अरे इतना घबराने की क्या जरूरत है, मैं कह तो रहा हूँ ये काफी आसान होने वाला है और इस बार ज्यादा समस्या भी खड़ी नहीं होगी। क्यों सच में? हाँ, इस फोटो में जो बंदा दिख रहा है वह सच में काफी बुरा पिग है, एक काफी बुरा सुअर जिसे एक बुचर की जरूरत है यानी कि कसाई की। जिसकी बात को सुनने के बाद तो वह भी काफी जोरों से हंसने लगता है और कहता है क्या एक बुरा सुअर जिसे बुचर की जरूरत है, कसाई की जरूरत है, इसका खात्मा मैं करूंगा। और अपने काम को होता देख वह भी स्माइल करने लगता है। फिर हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन अपने काम में लगा होता है, बेचारा परेशान होता है कि अपने सीनियर को कहाँ ढूंढूं, जिनको कहाँ ढूंढूं। जहाँ पर वह पास ही में दो बंदों को बात करते हुए सुनता है। यहाँ पर एक बंदा कहता है क्या सच में ये सेरेम आर्ट हाई स्कूल के लॉन्डो की वीडियो है, तो दूसरा कहता है हाँ उन्हीं की वीडियो है, उन्होंने आजकल में ही एक रॉबर्ट्स की टीम को पकड़वाया है। और जब वॉन उनके फोन की तरफ देखता है, उस फोन में वह देखता है हमारे जेंग सीजन को जो कि अपनी फाइटिंग स्टैंस में लड़ रहा होता है। और भाई वॉन भी उसके फाइटिंग स्टाइल को देखकर समझ जाता है यह तो हमारा जिन है। वहीं दूसरी ओर वैगो और होता है जो कि कहता है आखिरकार मेरा एल्गोरिदम बार बार इस वीडियो को क्यों सजेस्ट कर रहा है। और वह जब उस वीडियो को देखता है तो वह देखता है वी और हीरोज वाली वीडियो, और वह उसमें कुछ देखता है जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह देखता है जेंग सीजन को और उसके फाइटिंग स्टाइल को देखने के बाद उस पर और ज्यादा जूम करता है और वह सोचता है क्या यह सच में इतना ज़्यादा हैंडसम है, क्या मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। तो अगले चैप्टर में जेंग सीजन के पीछे यानी कि हमारे जिन के पीछे काफ़ी सारे लोग पढ़ने वाले, काफ़ी खतरनाक फाइट्स देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाना।